इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जो है किसी भी कंपटीशन के लिए स्कोरिंग टॉपिक है। स्कोरिंग इसलिए है क्योंकि ये आसान है, इसमें जो कैलकुलेशंस होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे कैलकुलेशंस होते हैं और इसके जो सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैटर वेव्स के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, एक्सरे के बारे में, ये सारे सब टॉपिक्स जो है कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक टॉपिक प्रिपेयर करते हैं तो अपना फिजिक्स का भी एक टॉपिक प्रिपेयर हो गया और एक केमिस्ट्री का भी प्रिपेयर हो गया, इसलिए ये जो चैप्टर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो चैप्टर है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें जैसा कि मैंने बताया कई सारे सब टॉपिक्स होते हैं। तो सबसे पहला सब टॉपिक है मैटर वेव्स, और मैटर वेव्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। कहा जाता है कि जो लाइट है इसके पास ड्यूअल नेचर होता है, मतलब ये पार्टिकल जैसा भी बिहेव करता है और वेव जैसा भी बिहेव करता है। लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो इसका जो वेव नेचर है वो किसी किसी फेनोमेना में ऑब्जर्व होता है और किसी किसी में नहीं भी होता है। किसी किसी फेनोमेना में इसका पार्टिकल नेचर ऑब्जर्व होता है। तो जैसे कहते हैं कि ये जो डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन हो गया या इंटरफेरेंस हो गया या कह सकते हैं कि पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन in diffraction, interference, polarization, the wave nature of light is observed। उसी तरह से अगर पार्टिकल नेचर ऑब्जर्व करना हो तो कहीं ना कहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है या क्रॉम्पटन इफेक्ट होता है, तो उसमें पार्टिकल नेचर इसका ऑब्जर्व किया जा सकता है। In photoelectric effect, photoelectric effect and Crompton effect, particle nature, the particle nature of light is observed। तो वेव नेचर का तो मतलब हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं वेव की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, तब उसको कहेंगे कि वेव नेचर है। पार्टिकल नेचर का मतलब है कि जो पार्टिकल जैसे कि कोई बॉल होता है, बॉल जैसा एक छोटा टुकड़ा होता है, उस टाइप का कुछ होना चाहिए इसके पास, है ना। तो जो आइंस्टाइन था उसने पहली बार जो लाइट है उसको एक पार्टिकल जैसा इमेजिन किया। आइंस्टाइन इमेजिन्ड लाइट एज a particle called photon। एक्चुअली में फोटोन क्या है? लाइट एनर्जी का पैकेट है, छोटा छोटा पैकेट के फॉर्म में जो एनर्जी है वो सोर्स से रिलीज होकर के बाहर आता है, तो उस पैकेट को हम लोग कहते हैं फोटोन। फोटोन जो है ये चार्जलेस होता है और मासलेस भी होता है। फोटोन इज चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल। यहां पर मासलेस का मतलब है, हम लोग रेस्ट मास की बात कर रहे हैं, इसका रेस्ट मास जो है वो 0 होना चाहिए, है ना। कहते हैं चार्ज ऑन फोटोन इज 0
और इसका मासलेस का मतलब है इसका रेस्ट मास वो 0 होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, है ना। रेस्ट मास का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई मटेरियल है तो मटेरियल का मतलब कि उसमें कुछ मास होगा, और कुछ मास होता है रिलेटिव मास जो कि मटेरियल के मोशन के कारण से आता है। आइंस्टाइन ने एक और फॉर्मूला दिया था रिलेटिव मास का, जैसे जो रिलेटिव मास होता है, रिलेटिव मास ऑफ मैटर वेव्स, या कह सकते हैं रिलेटिव मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास रेस्ट मास हो तो उसका रिलेटिव मास हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से mr, मतलब ये हो गया रेस्ट मास, या इसको हम लोग m लिख देते हैं, इसको रिलेटिव मास लिख देते हैं, है ना। ये जो है ऊपर मैंने m लिखा है, ये रेस्ट मास है, मतलब कि जो मटेरियल होगा हम लोग एक्चुअली में जो है वो रेस्ट मास मेजर करते हैं। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तो जो भी उसका मास होगा वो जो है उसको रेस्ट मास कहा जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला बताया आइंस्टाइन ने, 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, जहां पर v जो है ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, या वेलोसिटी ऑफ लाइट। जस्ट उसमें मैग्नीट्यूड रखना है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो v का वैल्यू है वो c से कम होना चाहिए। c से v का वैल्यू ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ज़्यादा होने से क्या होगा कि ये टर्म निगेटिव आ जाएगा, और रूट के अंदर कोई निगेटिव टर्म हो तो उसके इमेजिनरी रूट्स आते हैं, है ना। इसका मतलब इसीलिए आइंस्टाइन ने ये बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो लाइट के स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। जो किसी भी मटेरियल का जो स्पीड है वो लाइट के स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ से इमेजिनरी आ जा रहा है ना। तो ये तो हो गया, ये रिलेटिव मास का जो फॉर्मूला है ये वैसे ऑब्जेक्ट्स के लिए है जिनके पास अपना रेस्ट मास होता है, लेकिन फोटोन जो है उसके पास अपना रेस्ट मास होता ही नहीं है, उसके पास केवल रिलेटिव मास होता है। फोटोन हैज रिलेटिव मास, और इसका जो रिलेटिव मास है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बाई सी स्क्वायर। और यहीं से ये जो फॉर्मूला है आइंस्टाइन का जो फेमस फॉर्मूला है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो इसमें E जो है वो फोटोन की काइनेटिक एनर्जी है, वेयर E इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना। अब जैसा कि कहा गया कि जो फोटोन है, फोटोन एक पार्टिकल है ना। तो पार्टिकल है तो उसके पास कुछ मोमेंटम भी होगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन P इज इक्वल टू लिखना चाहिए उसका मास इंटू इसका लिखेंगे मास। ये यहाँ पर रिलेटिव मास है, ध्यान रखना है कि ये जो मैंने लिखा है ये फोटोन के लिए रिलेटिव मास है, m इंटू सी, मतलब कि मास इंटू वेलोसिटी। फोटोन जो है लाइट के वेलोसिटी से चलेगा, लाइट के स्पीड से चलेगा, इसलिए उसका मोमेंटम हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। और देखेंगे यहाँ से कि एम सी जो है वहाँ से E बाई सी के इक्वल आएगा, E बाई सी के इक्वल भी आ सकता है। अब E जो है इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे एक प्लैंक का फॉर्मूला है, प्लैंक्स फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन की एनर्जी निकालना हो तो एक प्लैंक्स कांस्टेंट आता है और लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है ये आता है, ये प्लैंक का फॉर्मूला है।
है ना। तो जैसा कि हमने कहा कि लाइट जो है उसके पास वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। तो ये जो एनर्जी लिखा है तो फोटोन के लिए है, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो जो है वेव का होता है ना। तो मैं फ्रीक्वेंसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय लैम्डा। जैसे v इक्वल टू एन लैम्डा हमने पढ़ा था साउंड वेव में या वेव स्ट्रिंग में, वैसे ही c इक्वल टू न्यू लैम्डा यहाँ पर हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ E इज इक्वल टू h, न्यू को रख दूंगा c बाई लैम्डा, है ना। तो एनर्जी जो है फोटोन का ये हो गया hc डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो फोटोन की एनर्जी हम लोग h न्यू भी लिख सकते हैं, hc बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। और इसी हिसाब से हम लोग इसका अगर वेवलेंथ निकालें, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, है ना, फोटोन का जो वेवलेंथ है लैम्डा, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, देखें यहाँ से लिखा जाएगा तो यह आएगा hc बाई ई, hc डिवाइडेड बाई ई, h डिवाइड बाई ई बाई सी को यहाँ से मैं p के इक्वल लिख सकता हूँ, तो h बाई p आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई h बाई p, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले हैं कुछ, ये सारे फॉर्मूले केवल फोटोन के लिए वैलिड हैं, किसी भी जो ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं है जिनके पास रेस्ट मास होता हो, है ना। सारे मतलब जो भी फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स में जैसे एक्सरे भी हो सकता है ना, गामा रे भी हो सकता है, या जो अपने पास जो लाइट आता है उसके अंदर ही फोटोन है सब, तो उनके लिए ये जो फॉर्मूले हैं ये वैलिड होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें, है ना, जैसे एनर्जी और मास का रिलेशन, एनर्जी ऑफ फोटोन और ये रिलेटिव मास ऑफ फोटोन, तो हमें पता है फॉर्मूला E इज इक्वल टू mc² होता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि E जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा, क्योंकि C तो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा आ जाएगा। इसी तरह से जो है अगर हम लोग एनर्जी और P का ग्राफ प्लॉट करें, यहां देखेंगे एनर्जी और P का, तो E इज इक्वल टू P इंटू सी लिखा जा सकता है। E इज इक्वल टू P इंटू सी, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो एनर्जी और मोमेंटम का ग्राफ ऐसा होता है, ये सिर्फ फोटोन के लिए है। इसी तरह से अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें लैम्डा और P का, तो लैम्डा और P में एक रिलेशन होता है, यह आ जाएगा लैम्डा इंटू P इज इक्वल टू H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। तो ऐसा इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका ग्राफ आता है x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। तो वैसे ही यहाँ पर है लैम्डा है y के जगह पर और x एक्सिस पर p है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना। तो इस अगर दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी घटेगा, और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो इसलिए ऐसा आ रहा है, एक जब बड़ा है तो दूसरा कम है, और जैसे ये पहला वाला जो है ये घटता जा रहा है तो दूसरा वाला तो बढ़ता जा रहा है ना। तो ये ऐसा ग्राफ आता है इसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, अगला ग्राफ जो है हम लोग प्लॉट करेंगे लैम्डा, और यहां पर लैम्डा और ई का प्लॉट कर सकते हैं, लैम्डा और ई का। तो लैम्डा और ई में जो रिलेशन है यहां से देख सकते हैं, ई इंटू लैम्डा इज इक्वल टू एच सी, ई इंटू लैम्डा इज इक्वल टू एच सी। प्लैंक्स कांस्टेंट भी जो है कांस्टेंट होता है, स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट होता है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। तो ये भी तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ही आ गया, x इंटू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट जैसा। तो इसका ग्राफ भी कुछ इस तरह से आएगा, है ना। तो अभी जो भी कहानी हमने पढ़ी है ये सारा जो है सब कुछ केवल फोटोन के लिए है।
हम लोग मैटर वेव किसको कहते हैं? मैटर वेव्स वैसे ऑब्जेक्ट्स के लिए कहा जाता है जिन ऑब्जेक्ट के पास जो है रेस्ट मास होता है और वो वेव नेचर को एग्जिबिट करते हैं, है ना। तो वैसे ऑब्जेक्ट्स के लिए मैटर वेव वर्ड यूज किया जाता है और उनके लिए जो फॉर्मूले हैं ये सारे ये यूज नहीं होते हैं, ये सिर्फ फोटोन के लिए यूज में आता है। तो मैटर वेव्स किसको कहते हैं, उनके लिए एनर्जी का इक्वेशन, वेवलेंथ का इक्वेशन या मोमेंटम का इक्वेशन क्या होता है वो अभी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। जिस तरह से आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट के पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होते हैं, उसी तरह से डी ब्रोगली ने कहा कि जितने भी मूविंग बॉडीज होते हैं उनके पास भी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होते हैं। तो डी ब्रोगली ने कहा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली all the moving objects having rest mass possesses both wave nature as well as particle nature। और ये जो मूविंग बॉडीज जो भी वेव्स को जनरेट करते हैं उस वेव को इन्होंने नाम भी दिया, नाम दिया मैटर वेव्स, है ना। तो ये कहा जा सकता है डी ब्रोगली नेम्ड द वेव्स generated by moving objects having rest mass as matter waves, है ना। एक तो लाइट वेव हो गया और ये मैटर वेव से, दोनों में फर्क है। लाइट वेव जो है कंप्लीटली उसके पास जो है कोई भी रेस्ट मास नहीं होता, और ये जो मैटर वेव्स है ये ऐसे वेव्स के बारे में है जिनके पास रेस्ट मास होता है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब जो है अगर वेव जैसा बिहेव करते हैं तो वेव के पास वेवलेंथ भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी होता है। तो वेवलेंथ फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला बताया कि wavelength of matter waves can be found by lambda is equal to h by p। ये जो फॉर्मूला है ये तो फोटोन के लिए भी आया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। जो मोमेंटम वाला पार्ट है ना, जो मोमेंटम वाला पार्ट है फोटोन के लिए अलग होता है और मैटर वेव्स के लिए अलग होता है ना। इसके लिए लिखेंगे P जो है m इंटू वी होता है। अब ध्यान रखना है कि मैटर वेव्स में जो m है ये रेस्ट मास होता है, जबकि फोटोन के केस में लगते थे h बाई एम सी। m वहां पर रिलेटिव मास होता था, मोशन के कारण से जो मास आता था वो होता था, है ना। तो ये हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, वेयर m is rest mass of moving objects, और जो v है ये हो गया स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरह से वेवलेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये जो p होता है यानी कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू, या जो एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैविंग रेस्ट मास। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास रेस्ट मास होता है
उनकी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखते हैं हाफ mv², इस तरह से लिखते हैं। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं E = हाफ mv² था, इसमें इसको m² कर सकते हैं, नीचे m से डिवाइड कर सकते हैं, m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया p²/2m, यानी जो मोमेंटम है इसको लिखा जा सकता है √2me। तो जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ को लिखा जा सकता है लैम्डा = h/p =h/mv h/√2me। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर m जो है ये रेस्ट मास है। ठीक, अब इसने ये कहा डी ब्रोगली ने कि जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं सबके पास वेव नेचर होता तो है, लेकिन वेव नेचर हमेशा ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। वेव नेचर कब ऑब्जर्व कर सकते हैं? जब उस ऑब्जेक्ट का जो साइज है, जो डायमेंशन है, वो इस वेवलेंथ के कंपेरेबल हो। जब कंपेरेबल होगा तो उसका वेव नेचर ऑब्जर्व किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है ना। वेव नेचर ऑफ मैटर वेव्स कैन बी observed only when their wavelength is comparable to their size or dimensions, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन में है उसका वेवलेंथ मान लेते हैं कि मीटर में है और उसका जो साइज है वो भी मीटर में है, तो कह सकते हैं कि कंपेरेबल है, तो उस केस में उसका वेव नेचर ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब ऐसा हो कि उसका वेवलेंथ एंगस्ट्रम में है और साइज जो है वो किलोमीटर में है, तो उस केस में दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। वेवलेंथ बहुत ही छोटा है साइज से, तो उस केस में हम लोग उस मैटर वेव का जो वेव नेचर है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। वेव नेचर उसके पास होगा जरूर, लेकिन उसको हम लोग देख नहीं सकते, उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन मैंने बताया है, ये इस इक्वेशन से हम लोग कई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है ना, फॉर अ चार्ज पार्टिकल। कई बार क्वेश्चन आता है कि एक चार्ज पार्टिकल है, उसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस तक जो है एक्सेलरेट कर दिया गया। एक्सेलरेट करने से जो है उसके पास कितना वेवलेंथ आएगा ये हमें बताना। एक्सेलरेट करने से क्या होगा, उसके पास मोशन आ जाएगा। मोशन आ जाएगा तो उसके पास वेव नेचर भी आएगा, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा ये हमें पता करना होता है। तो फॉर ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। डेल्टा वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमें पता है कि जो वर्क डन होता है, अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस तक एक्सेलरेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर वर्क करेगा, वर्क करके उसको काइनेटिक एनर्जी देगा। तो वर्क डन तो लिखते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और जितना वर्क होगा उतनी ही उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से इसका जो वेवलेंथ आएगा, इसके लिए इस केस में मतलब कि चार्ज पार्टिकल का वेवलेंथ निकालेंगे तो h डिवाइडेड बाई √2me, जो ये फॉर्मूला है, इसमें e का जो वैल्यू है वो यहाँ से रख देंगे। तो ये हो जाएगा लैम्डा = h डिवाइडेड बाई √2m, e के जगह पर रखेंगे q इंटू डेल्टा v, ये आ जाएगा। इसी तरह से कोई गैसियस मॉलिक्यूल है। गैसियस मॉलिक्यूल हमें पता है कि स्पेस में जो है हमेशा मोशन में रहता है, और उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के साथ में बढ़ता रहता है ना। तो कह सकते हैं फॉर गैसियस मॉलिक्यूल्स
गैसियस मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है उसको हम लोग लिखते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है ना। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी होगी किसी मॉलिक्यूल की। तो अगर इसका वेवलेंथ निकालेंगे तो इसका वेवलेंथ आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई √2m इंटू E के जगह पर रखेंगे 3/2 kT। 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा H डिवाइडेड बाई √3m kT, ये आ गया, है ना। उसी तरह से अगर कोई थर्मल न्यूट्रॉन है, फॉर थर्मल न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन का मतलब यह है कि इसके पास भी कुछ टेम्परेचर है, टेम्परेचर है मतलब थर्मल एनर्जी है, तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी। इसकी भी काइनेटिक एनर्जी गैसियस मॉलिक्यूल जैसे ही लिखेंगे, मतलब कि 3/2 kT। तो इसका भी जो वेवलेंथ है वो इतना ही आएगा जितना कि गैसियस मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन करते हैं, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं लैम्डा इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई √3m kT, है ना। जो गैसियस मॉलिक्यूल के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला आया था, थर्मल न्यूट्रॉन के लिए उतना ही आया है। बस यहाँ पर m क्या है, इस गैसियस मॉलिक्यूल का मास है, यहाँ पर m जो है उस न्यूट्रॉन का मास है, ठीक है। बस ये फर्क है। T जो है टेम्परेचर है, यहाँ पर K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी मैंने 3 यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे छोटे छोटे, इसमें सारे पार्टिकल जो है उनके पास रेस्ट मास होता है। जो चार्ज पार्टिकल होगा उसके पास भी रेस्ट मास होता है। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जो चार्ज है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसके पास मास होता है। गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास भी अपना मास होता है, न्यूट्रॉन के पास भी अपना मास होता है। तो ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके पास अपना रेस्ट मास होता है, इनके लिए ही ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है। फोटोन के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। फोटोन के लिए इसलिए हमने फॉर्मूला भी डिफरेंट बताया था, ग्राफ भी डिफरेंट बताया था, है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मैटर वेव्स के केस में जो ग्राफ है वो कैसा आता है। तो सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं एनर्जी और मोमेंटम का। अगर देखा जाए कि अगर इधर है एनर्जी, है ना, और इधर है मोमेंटम, तो ये इक्वेशन जो आएगा E इज इक्वल टू जो है p²/2m, है ना। जैसे होता है y इज इक्वल टू bx² होता है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, कुछ वैसा ही है यहाँ पर, है ना। x एक्सिस पर p रखा है और y एक्सिस पर E रखा है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का और मोमेंटम का, तो वेवलेंथ और मोमेंटम का जो रिलेशन है ये बिल्कुल वैसा ही रिलेशन है जैसा कि हमने फोटोन के केस में पढ़ा था, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि लैम्डा इंटू p इज इक्वल टू h। तो ये x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था वैसा ग्राफ आएगा। फोटोन के केस में भी ये ऐसा ही आता था। ये वाला फोटोन के केस में आता था स्ट्रेट लाइन यहाँ पर, क्योंकि फोटोन के केस में इक्वेशन आता था E इज इक्वल टू P इंटू सी। तो C तो कांस्टेंट है, E प्रोपोर्शनल टू P हो जाता था, स्ट्रेट लाइन आता था। जबकि मैटर वेव्स के केस में ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स आ रहा है ना। अगर हम लोग प्लॉट करेंगे लैम्डा वर्सेस √E, जैसे देखेंगे यहाँ पर ये लैम्डा है और ये है h/√2m इंटू E। इसमें से 2m और h तो कांस्टेंट है, तो हम लोग इसमें ये कह सकते हैं कि लैम्डा इंटू √E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बाकी जो है h/√2m कांस्टेंट हो जाएगा। तो लैम्डा इंटू √E, यहाँ पर √E रखा हमने, तो ये होगा y इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक्स एक्सिस पर √E रखा हुआ है और y एक्सिस पर लैम्डा रखा हुआ है। तो ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ग्राफ आ गया, है ना।
अब हम लोग क्या करेंगे कि इस मैटर वेव से रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मोशन ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ को अगर एक मैटर वेव जैसा माना जाए, इसका जो मोशन के कारण जो वेव जनरेट होगा उसको मैटर वेव से माना जाए, जिसमें कि अर्थ की वेलोसिटी दी हुई है 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड और अर्थ का अपना मास दिया है 6 × 10⁻24 kg। हमें बताना है कि इसके मोशन के कारण जो वेव जनरेट होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, है ना। यानी कि इस मैटर वेव का वेवलेंथ निकालना है। तो ये आएगा h/m × v। h का वैल्यू होता है 6.6 × 10⁻34, जो भी SI यूनिट होता है इसमें ये आता है ना। और मास यहाँ पर दिया गया है 6 × 10⁻24 kg में, ये भी SI यूनिट है। और जो वेलोसिटी है अर्थ का वो दिया गया है 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। स्पीड काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, फिर भी देखेंगे कि कैलकुलेट करने के बाद ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा कुछ इस तरह से 3.67 × 10⁻65 मीटर, है ना। ये आ गया वेवलेंथ। तो देख सकते हैं कि एंगस्ट्रम में होता है 10⁻−10, यानी ये एंगस्ट्रम से भी बहुत ही छोटा है, ठीक। इसका जो वेवलेंथ है वो बहुत ही छोटा है, जबकि अर्थ का जो साइज होता है, रेडियस हम लोगों को पता है 6400 किलोमीटर होता है। मतलब अर्थ का जो डायमेंशन है वो किलोमीटर में है और उसका जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रम से भी बहुत ही छोटा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के पास जो है वो वेव नेचर है तो जरूर, लेकिन उसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर वेवलेंथ बहुत ही कम आया है रिलेटिव टू इट्स डायमेंशन, है ना। तो कहा जा सकता है कि वेव नेचर ऑफ अर्थ कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। जैसा कि डी ब्रोगली ने बताया कि अगर वेवलेंथ डायमेंशन से कंपेरेबल नहीं होगा तो वेव नेचर ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, इसलिए यहां पर अर्थ का वेव नेचर ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। तो मैटर वेव से रिलेटेड अभी तक हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जो कि एनसीईआरटी में सोल्ड एग्जांपल के फॉर्म में दिया गया है। तो जैसे ये पहला एग्जांपल देखेंगे, इसमें पूछा गया है व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ an electron moving with a speed of 5.4 × 10⁻6 meter per second and a ball of mass 150 gram traveling at speed 30 meter per second। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला केस करेंगे। हमें पता है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं लैम्डा = h/p। तो पहले वाले केस में h जो है हम लोग रखेंगे 6.63 × 10⁻−34 SI यूनिट में रखेंगे। और ये है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग लेते हैं 9.11 × 10⁻31 kg इंटू वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी दी गई है 5.4 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना है इसको भी हमने SI यूनिट में रखा है, मास को भी SI यूनिट में रखा है और वेलोसिटी को भी SI यूनिट में रखा है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 1.35 × 10⁻−10 मीटर, या इसको हम लोग ऐसे रख सकते हैं 1.35 एंगस्ट्रम, है ना। इतना वेवलेंथ आ जाएगा। अब आते हैं दूसरे वाले केस में। दूसरे वाले केस में पूछा गया है अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम ट्रैवलिंग एट स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में भी h का तो वैल्यू पहले जैसा ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। 6.63 × 10⁻−34 डिवाइडेड बाई मास ऑफ द बॉल 150 ग्राम दिया गया है। तो 150 × 10⁻³ ये किलोग्राम में हो गया। इसका स्पीड है 30, है ना। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.47 × 10⁻34 मीटर, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वेवलेंथ है,
वेवलेंथ आया है एंगस्ट्रम में, और इलेक्ट्रॉन का जो साइज होता है वो भी एंगस्ट्रम में होता है, ठीक है। जबकि बॉल का साइज काफ़ी बड़ा है और इसका वेवलेंथ देखेंगे बहुत छोटा है, मतलब इतना छोटा है कि इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। इसको मेजर करने के लिए अपने पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, है ना। तो कह सकते हैं कि इस केस में, स्पेशली इलेक्ट्रॉन के केस में, है ना, आप देख सकते हैं कि चूंकि वेवलेंथ और साइज कंपेरेबल है, तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर ऑब्जर्व किया जा सकता है, जबकि इस बॉल का वेव नेचर ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके पास वेव नेचर है, इसका वेवलेंथ है, लेकिन इसका वेव नेचर ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, ठीक। इसके बाद आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगले एग्जाम्पल में कहा गया है एन इलेक्ट्रॉन, एन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, व्हिच ऑफ दीज पार्टिकल्स हैज द शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया है, ये होता है h/p, है ना, और ये होता है h/m/v। अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं 12mv², है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2m इंटू mv का होल स्क्वायर। m से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया p²/2m। तो देखेंगे यहाँ से p का वैल्यू आएगा √2m इंटू k। तो ये जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h/p, इसमें अगर p का वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के टर्म में रखेंगे √2mk, है ना। तो देखेंगे कि इस क्वेश्चन में जो h है वो कांस्टेंट है, जो k है काइनेटिक एनर्जी सबकी बराबर दी गई है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे अल्फा पार्टिकल हो या प्रोटॉन हो, सबके लिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल दिया गया है। तो डिफरेंट क्या होगा, मास, है ना। जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम आएगा। तो हमें पता है अल्फा पार्टिकल का मास जो है सबसे ज़्यादा होता है इन तीनों में से, जो दिया हुआ है, जो तीनों पार्टिकल दिए गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा मास किसका होता है, अल्फा पार्टिकल का। तो अल्फा पार्टिकल का मास ज़्यादा है तो उसका वेवलेंथ जो है सबसे कम आएगा। तो कह सकते हैं सो अल्फा पार्टिकल हैज द शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। इस एग्जाम्पल में देखेंगे कहा गया है पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स एज फास्ट एज इलेक्ट्रॉन। मतलब जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का 3 गुना है ना। फिर आगे बोला गया द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.813 इंटू 10⁻⁴, है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ पार्टिकल का और इलेक्ट्रॉन का ये जो रेशियो है ये हमारे हिसाब से कितना होता है, ये होता है मास, ये h डिवाइडेड बाई मोमेंटम ऑफ पार्टिकल और फिर h डिवाइडेड बाई मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिखेंगे तो h और h कैंसिल हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो मोमेंटम का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पार्टिकल के लिए लिखेंगे मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ये जो रेशियो है ये दिया गया है 1.813 इंटू 10⁻⁴, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो VE/VP है ना, वो आएगा 1/3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ME/MP इंटू 1/3, ठीक है। यहाँ पर जो VE/VP 1/3 आएगा, VE/VP को 1/3 हमने रख दिया। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ पार्टिकल एंड आइडेंटिफाई द पार्टिकल। तो इसमें से अगर मास ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना हो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 3 डिवाइडेड बाई 1.813 इंटू 10⁻⁴ यह आएगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है ये होता है 9.11 इंटू 10⁻³ kg
डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1.813 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, ये भी kg में था और इसलिए kg में आया। तो अगर आपको याद हो तो ये जो मास है ये प्रोटॉन का मास होता है या न्यूट्रॉन का मास होता है, दोनों का मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल माना जा सकता है ना। तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है वो या तो प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा, है ना। सो पार्टिकल कैन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, तो मैटर वेव से रिलेटेड एक और एग्जांपल है। इसमें कहा गया है व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। तो अगर आपको ध्यान हो जो मैंने थ्योरी बताया अभी, उस थ्योरी में हमने क्या देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखते हैं ये चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज आएगा E रखेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया 100 वोल्ट, है ना। तो इस केस में डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो होता है H डिवाइडेड बाई √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, जैसा आपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, है ना। तो यहाँ पर H का वैल्यू रखेंगे 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 SI यूनिट में, √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू काइनेटिक एनर्जी यहाँ से रखेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 100 वोल्ट। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.23 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, या इसको आप कह सकते हैं 1.23 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो यहाँ पर ये जो है वेवलेंथ आएगा।